एवरीवन, स्तुति शर्मा दिस साइड एंड यू आर वाचिंग लेट्स टॉक मैथ्स। सो कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10th कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सो जैसे कि मैं आपको अपनी पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ, अगर आपने वीडियो अभी तक नहीं देखी तो प्लीज़ जाकर देखिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। एंड आज हम क्लास 10th की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे। सो मैंने आपको पहले ही बताया था कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेसिकली क्या है। सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है? बेसिकली जो हमारी ज्योमेट्रिकल फिगर्स होती हैं, है ना, पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस फाइंड करने के लिए, किसी स्क्वायर का एरिया फाइंड करने के लिए, किसी रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करने के लिए, हम जब इन सब ये जो ज्योमेट्रिकल फिगर्स होती हैं इन सब की एरिया और लेंथ जब हम फाइंड करते हैं, किसकी हेल्प से? कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से, बेसिकली कार्टेशियन प्लेन की हेल्प से, तो उसे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 10th की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। मैं अपनी पिछली वीडियो में बिल्कुल आपको बता चुकी हूँ कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, कार्टेशियन प्लेन क्या होते हैं। सो सब चीज़ें मैंने क्लियर कर दी। अब हम 10th के फॉर्मूले से स्टार्ट करेंगे और फिर हम NCERT बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। सो आज हम फॉर्मूले पढ़ेंगे। सो चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो आपका फॉर्मूला होता है वो होता है आपका डिस्टेंस फॉर्मूला। सो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है एक्चुअली में? आप सभी को पता है कि डिस्टेंस का क्या मतलब है, कि नहीं, दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस, है ना। बेसिकली डिस्टेंस क्या होती है? एक लेंथ होती है। अगर ये आपका A पॉइंट है या आपका B पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच की जो लेंथ है बेसिकली उसे हम डिस्टेंस बोलते हैं। सो अब हम इसके लिए फॉर्मूला कैसे लगाएंगे? तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, कार्टेशियन प्लेन होता है और उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं x, y। पहले आपका x होता है, फिर आपका y होता है। अगर आपका A कोई पॉइंट है तो पहला कोऑर्डिनेट x होगा, तो हम उसको x1 मान लेते हैं और y को y1 मान लेते हैं, क्योंकि हमारे पास दो पॉइंट्स है। तो B के लिए हमारा क्या हो जाएगा? x2, y2। अब हमें इन दोनों के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। सो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है कि अगर किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में आपको डिस्टेंस फाइंड करनी है तो आपको लगाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, विच मीन्स x2 x कोऑर्डिनेट के साथ सब्ट्रैक्शन करेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे, और y का y के साथ सब्ट्रैक्शन करके उसका स्क्वायर करेंगे। आप इसको x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर भी ले सकते हैं। उसका रीज़न है, अगर यहाँ पे स्क्वायर है तब हम ऐसा करते हैं, क्योंकि आपको पता है अगर आप 2 माइनस 3 करते हो तो आपका -1 होगा, आप 3 माइनस 2 करते हो तो 1 होगा। लेकिन ऑन द अदर एंड अगर मैं इनका स्क्वायरिंग कर दूँ, डिजिट्स रिप्लेस करने के बाद अगर मैं स्क्वायरिंग कर दूँ तो आंसर विल बी 1। दोनों केसेस में आंसर 1 आएगा। तो स्क्वायरिंग में इस एज सच कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन नॉर्मली पड़ता है अगर हम नॉर्मल कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं तो। आई होप आपको समझ में आएगा। सो ये होता है आपका डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 के कोऑर्डिनेट्स का सब्ट्रैक्शन करके स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। सेकेंड आपका फॉर्मूला क्या होता है? वो भी डिस्टेंस फॉर्मूला ही है, ठीक है, लेकिन कहाँ से? ओरिजिन से। अगर आपको दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है और उनमें से आपका एक पॉइंट क्या है? ओरिजिन है। मैं आपको ऑलरेडी पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ कि ओरिजिन का मतलब होता है कोऑर्डिनेट 0, 0, ठीक है। सो अगर आपका ये कोई ओरिजिन है, O पॉइंट है, और यहाँ पर आपका कोई A पॉइंट है, आपको इन दोनों के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो आपको पता है ओरिजिन तो आपका 0, 0 है। ए क्या है आपका? आप x, y मान सकते हो। तो अगर आपको इन दोनों के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है तो अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर x2 का काम कौन कर रहा है? x, और x1 क्या है आपका? 0। तो ये हो जाएगा x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो इसलिए अगर आपको कभी भी ओरिजिन से डिस्टेंस निकालनी होती है तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओगे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा, समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, फिर डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सो अब हमारे थर्ड फॉर्मूले की बारी आती है। सो आपका थर्ड फॉर्मूला, फर्स्ट आपने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ लिया, आपने डिस्टेंस पढ़ ली दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स के बीच की, आपने डिस्टेंस फाइंड करनी सीख ली अगर आपका एक पॉइंट ओरिजिन हो और एक अदर कोई पॉइंट हो। सो अब हम देखेंगे, अपना नेक्स्ट देखेंगे कि हमारा सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है। तो सेक्शन का मतलब क्या होता है ना, नाम से हमें कुछ समझ में आ रहा है, सेक्शन फॉर्मूला। सो सेक्शन मतलब क्या होता है? डिवाइड करना किसी चीज़ को। जैसे हमारी आपकी क्लास में सेक्शंस होते हैं A, B, C and D, ठीक है। तो इसी तरीके से क्या है, सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? अगर हमारे पास कोई लाइन है,
जिसके कोऑर्डिनेट्स है ए कोमा बी। अब मैं इस लाइन को क्या करती हूँ, डिवाइड कर सकती हूँ, मैं इसको बहुत पार्ट्स में डिवाइड कर सकती हूँ, ठीक है। सो हर एक पार्ट क्या बन जाएगा, एक सेक्शन बन जाएगा, इस पूरी एक लाइन का एक सेक्शन बन जाएगा। जैसे अगर आपकी क्लास 10th है तो आपके ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के जहाँ तक भी सेक्शंस होते हैं वो सेक्शंस होते हैं, लेकिन वो है तो मेन पार्ट क्लास 10 थी ना। तो इसी तरीके से आपकी ए बी एक लाइन है, मैं इस लाइन को बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड कर सकती हूँ, तो उसका मतलब सेक्शन होता है। सो हम उसका फॉर्मूला निकालेंगे। मान लीजिए आपका कोई पॉइंट सी है, मिड पॉइंट नहीं है, कुछ नहीं है, ये कहीं पे भी कोई पॉइंट सी है, और जैसे कि हमें पता है हमारे ए के कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं x2 y2, और जिसके सी के हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, हम इसे x y मान सकते हैं, हम इसे x3 y3 मान सकते हैं, हम इसे कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए ये जो आपका सी है ये किसी रेशो में डिवाइड हो गया, m रेशो n में ये डिवाइड हो चुका है। सो अगर ये m रेशो n में डिवाइड हो चुका है तो फिर हम इसमें कैसे फॉर्मूला लगाए। अगर आपको क्वेश्चन आ गया कि ये कोई लाइन है, या तो आप ये रेशो फाइंड कीजिए या फिर आप ये कोऑर्डिनेट्स फाइंड कीजिए कि ये कितने कोऑर्डिनेट पे डिवाइड हो रहा है या फिर कितने बाय कितने रेशो में डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन आता है। सो चलिए देखते हैं। अगर ये आपका m रेशो n है, चाहे हम m1 रेशो m2 ले लें, कुछ भी ले सकते हैं। m1 और m2 से फॉर्मूला याद करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। m एंड n में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है, तो जिन बच्चों को किसी भी तरीके से समझ में आए वो कोई भी तरीका इस्तेमाल कर सकता है। तो चलिए सेक्शन फॉर्मूला देखते हैं। सो ये जो आपके कोऑर्डिनेट्स होते हैं x y, जिसका हमारे पास रेशो गिवन होता है, वो आपको बराबर होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 एंड कोमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। सो बेसिकली क्या है, m1 is the first ratio, basically first part of the ratio, and m2 is the second part of the ratio. So m1 x2, m1 की हम x2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं प्लस m2 की x1 के साथ, तो m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। सिमिलरली m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। देखिए फॉर्मूले का सिर्फ रिवीजन चल रहा है, मैं आपको इसके क्वेश्चन बाय क्वेश्चन कराऊंगी तो आपको समझ में आएगी, तीनों कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। सो ये आपका हो गया सेक्शन फॉर्मूला। अब अगर वही सेक्शन फॉर्मूला अगर आपको बोल दे कि ये जो पॉइंट है, ये जो सी पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, ठीक है, ए और बी का जो सी पॉइंट है वो मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट के लिए फिर क्या फॉर्मूला होना चाहिए। मिड पॉइंट के लिए अगर ये मिड पॉइंट है तो हमें पता है रेशो क्या होगा, 1:1 होगा। क्यों, क्योंकि अगर मैं चलो एक एग्जांपल लेती हूँ, मैं एक 4 सेंटीमीटर की लाइन ले रही हूँ और मैं उसको बीच में से ब्रेक कर रही हूँ, बिल्कुल मिडिल में से ब्रेक कर रही हूँ, तो इधर आपका 2 बचेगा, इधर आपका 2 बचेगा। सो ये 2/2 रेशो की हो गई। अगर मैं इसको कट करूँगी तब भी 1/1 बचेगा। सो कभी भी अगर कोई लाइन इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है, विच मीन्स 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड, तो रेशो हमेशा 1:1 होता है वहाँ पे। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो अगर यहाँ पे रेशो 1:1 है तो सेक्शन फॉर्मूले से आपका जो नेक्स्ट फॉर्मूला बनता है वो बनता है मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला, सो मिड पॉइंट फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये जो x, y कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, ये बराबर होते हैं आपके। अब देखो m1 की जगह आप 1 पुट करोगे और m2 की जगह भी आप 1 पुट करोगे, तो जस्ट आपका ये क्या बन जाएगा, x2 प्लस x1, जिसे हम x1 प्लस x2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि एडिशन में आप इधर उधर लिख सकते हो। और नीचे आपका क्या बचेगा, हमेशा 2 बचेगा। क्यों, क्योंकि m1 की वैल्यू 1 है और m2 की वैल्यू 1 है, एंड 1 + 1 2 हो जाता है। इसी तरीके से यहाँ पे m1 1 है और m2 1 है, तो क्या बचेगा, y2 प्लस y1, जिसे आप y1 प्लस y2 भी लिख सकते हैं। और नीचे क्या बचेगा, m1 की जगह 1 रखिए, m2 की जगह 1 रखिए, तो 1 + 1 2। तो ये होता है आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा कि मिड पॉइंट फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला एंड डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन कैसे निकाले जाते हैं, ठीक है। सो आपका नेक्स्ट फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। लेकिन एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ने से पहले हम कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, हमें कुछ जानना ज़रूरी है। ट्रायंगल बनता कैसे है, तो आपने ये 2 वर्ड्स 9th क्लास में ज़रूर सुने होंगे, कोलिनियर पॉइंट्स एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। सो बेसिकली दोनों का मतलब क्या होता है, कोलिनियर पॉइंट्स एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होते क्या है एक्चुअली में। सो
कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब होता है जब सारे पॉइंट्स एक लाइन पे लाई करते हैं तो हम उन पॉइंट्स को कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं। एंड ऑन द अदर हैंड जो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं वो जस्ट अपोजिट होते हैं कोलिनियर पॉइंट्स के। फॉर एग्जाम्पल आपका ये कोई कार्टेशियन प्लेन है, ठीक है, आपको एक कोऑर्डिनेट दे रखा है यहाँ पे और यहाँ पे, तो आपने यहाँ पे उसे पॉइंट प्लॉट कर लिया, एक यहाँ पे आ गया और एक यहाँ पे आ गया। तो जब आप ये एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहे हो तो ये जो सारे पॉइंट्स हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे सारे पॉइंट्स हैं एक ही लाइन पे आ रहे हैं। सो अगर सारे पॉइंट्स एक लाइन पे आते हैं तो वो ट्रायंगल तो बिल्कुल भी नहीं बना सकता है, क्योंकि कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब क्या है कि वो एक ही लाइन पे आएंगे। विच मीन्स अगर कभी भी कोलिनियर पॉइंट्स की कंडीशन आपको गिवन होती है तो वहाँ पर जो आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, वहाँ पर जो आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है वो हमेशा 0 होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपको दिख रहा है कि तीनों पॉइंट्स एक लाइन पे, तो यहाँ पे ट्रायंगल तो बन ही नहीं रहा है। अगर यहाँ पर ट्रायंगल नहीं बन रहा है तो फिर उसका एरिया भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर आपको नॉन कोलिनियर पॉइंट्स गिवन होते हैं, नॉन कोलिनियर का मतलब है अगर यही आपका कार्टेशियन प्लेन है, एक पॉइंट फॉर एग्जाम्पल आपका यहाँ पर है, एक आपका यहाँ पर है कहीं पर और एक यहाँ पर है, तो अगर मैं इन तीनों को ज्वाइन करती हूँ, दीज आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, विच मीन्स जो एक लाइन पे नहीं होंगे तो वो कहीं पे भी हो सकते हैं, हो सकता है एक यहाँ पर हो, एक यहाँ पर हो, एक यहाँ पर हो। तो मैं जब तीनों नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को ज्वाइन करूँगी तो हमेशा एक ट्रायंगल ही फॉर्म होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो नॉन कोलिनियर पॉइंट से ही हमेशा ट्रायंगल बनता है और हम नॉन कोलिनियर पॉइंट्स के जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है उसकी एक पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है, हम वो फॉर्मूला चेक करेंगे। सो बेसिकली अगर कोई ट्रायंगल बन रहा है तो उसके 3 कोऑर्डिनेट्स होंगे, जैसे कि हमने पॉइंट्स के लिए पढ़ा था, लाइन के लिए पॉइंट्स के लिए 1 होता था, लाइन के लिए 2 होते थे, तो ट्रायंगल के लिए 3 होंगे, A, B एंड C। तो अगर आपका A का कोऑर्डिनेट है x1, y1, B का कोऑर्डिनेट है x2, y2 और C का कोऑर्डिनेट है x3, y3, सो तब आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? जैसे कि मैंने आपको बता दिया कोलिनियर पॉइंट्स के लिए हमेशा एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होगा? 0 होगा। इसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे तो तब हम ये चीज़ याद रखेंगे। सो अब हमारा फॉर्मूला याद करने का तरीका, आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए याद रखनी है ट्रिक 23, 31, 12। अगर आपको ये ट्रिक याद रहेगी तो आप हमेशा एरिया ऑफ ट्रायंगल याद रखोगे, कभी नहीं भूलोगे। 23, 31, 12। चलिए देखते हैं 23, 31, 12 ये क्या है। सो आप यहाँ पे लिखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, कोई भी ट्रायंगल, तो उसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए। अब आपको पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का अगर हम जनरल फॉर्मूला लगाते हैं तो होता है हाफ बेस इनटू हाइट, ठीक है। तो चलिए वहीं से स्टार्ट करते हैं। सो आपका ये हो गया हाफ, ठीक है, ये आप लगाएंगे यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट, ठीक है। चलिए सबसे पहले आपका x1, क्योंकि आपका x1 कोऑर्डिनेट है। अब हम यूज़ करेंगे 23, 23 मतलब y2 माइनस y3, ये याद करने का तरीका है। 23 y2 माइनस y3 प्लस, अब आपका क्या होगा? x2 होगा सेकंड कोऑर्डिनेट। अब आपका क्या है? 31, विच मीन्स y3 माइनस y1, ठीक है, प्लस अब आपका क्या होगा? अब आपका आएगा थर्ड कोऑर्डिनेट x3, उसके लिए क्या है? 12, विच मीन्स y1 माइनस y2। सो ये हो गया आपका 23, 31 और 12, x1 प्लस x2 प्लस x3, 23, 31, 12। सो अगर आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल याद करना है तो सबसे ईजीएस्ट ट्रिक है कि आपको ये याद होना चाहिए। आई होप आपको समझ में आएगा, क्लियर हुआ होगा। सो इस वीडियो में हम सिर्फ फॉर्मूले कवर कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके बेसिस पे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।